सो है दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपना नया भाग स्टार्ट करने वाले हैं, यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये आप इतना समझ लो कि अगर आपको पूरे संविधान को समझना है, पूरे देश में जो भी सिस्टम चलता है, पूरे यहाँ के नियम कानून को समझना है, तो आपको इस भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ये बहुत ही लंबा, मतलब अगर ऐसा बोला जाए तो पूरे पॉलिटी का 30% केवल यही भाग हो जाता है। क्योंकि जब तक आप पार्ट अगर 5 नहीं समझते हो, राइट, अगर आप पार्ट 5 नहीं समझते हो तो आपको पार्ट 6 समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट 5 में हमें पढ़ना है सेंट्रल के लिए, राइट, सेंट्रल के बारे में पढ़ना है, और पार्ट 6 में हमें पढ़ना है स्टेट के लिए। मतलब आपको अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो भाग 5 और भाग 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे हम सेंट्रल में जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट रहते हैं, सेंट्रल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट, प्रेसिडेंट के साथ साथ हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके यहाँ पे वाइस पीएम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली संविधान में ना वाइस पीएम का कोई पोस्ट ही नहीं होता। ये तो राजनेता लोग अपना फ़ायदा के लिए, अपना पार्टी बनाने के लिए, अभी हम जब आर्टिकल आगे पढ़ेंगे, राइट, जैसे पार्लियामेंट संसद के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 74 पढ़ेंगे, आर्टिकल 80 पढ़ेंगे, 81 पढ़ेंगे, तब यहाँ पे पता चलेगा कि ऐसा कोई तो हमारे संविधान में है ही नहीं कि हमें वाइस पीएम का भी पोस्ट रखना है, लेकिन ये लोग बना देते हैं, राइट। फिर वहाँ पे अगर हम पीएम और वाइस पीएम के बाद अगर हम चलते हैं तो आपको पढ़ना है एजी के बारे में, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, उसके बाद कैग के बारे में पढ़ना है। और फिर अगर हम और आगे चलते हैं तो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के बारे में पढ़ना है, राइट, इसे संसद बोलते हैं, संसद के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहीं पे हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, बजट के बारे में पढ़ना है, देश का कैसे बजट बनता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखना है हमें। फिर सेशन के बारे में भी करना है, क्योंकि नेता मंत्री का काम केवल यहाँ पे वोट लेना और चुनाव कराना ही नहीं होता, उन्हें कुछ नियम कानून भी बनाने होते हैं। उसके लिए कौन कौन सा सत्र चलता है, कौन कौन से सेशन लगते हैं, उसके बारे में भी हम इस पूरे पार्ट में पढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट आपका टाइम लेके पूरे ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि भाग 5 में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्लियामेंट पूरा हमें पढ़ना है, पूरे संसद के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से यहाँ पे कानून बनते हैं, कैसे बजट सत्र स्टार्ट होता है, कैसे कौन मानसून सत्र चलता है, कब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे आपको कुछ भी किसी मंत्री पे विश्वास प्रस्ताव लागू करना है, कैसे ये सब होता है, सारे प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वहीं पे अगर हम भाग 6 की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से सेंट्रल में था उसी तरीके से हम स्टेट में देखेंगे। यहाँ पे गवर्नर, उसके बाद डिप्टी गवर्नर तो होता नहीं, गवर्नर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सीएम और वाइस सीएम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है। उसके बाद अगर हम एमपी में देखें तो यहाँ पे एमएलए देखना है, एमएलए के बाद एमएलसी देखना है, कैसे होता है ये भी देखना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था तो यहाँ पे हाई कोर्ट होगा, यहाँ पे भी बजट होगा, यहाँ पे भी सत्र होंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट है तो यहाँ पे विधानमंडल होगा, राइट। तो ये पूरे नियम कानून को हमें देखना है, और विश्वास मानो ये इतना इंटरेस्टिंग होगा, ये पूरे भी ये बहुत लंबा क्लासेस चलेगा इसका, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बारे में अगर हम देखें पार्ट 5 की अगर हम बात करते हैं, भाग 5 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 5 में आपको यूनियन के बारे में पढ़ना है। और यूनियन का जो आर्टिकल है वो है आपका 52 से लेके, अभी हमने अंत कहाँ किया था, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51 में अंत किया था, और ये 52 से लेके 151 तक समाप्त होता है। आप देख सकते हो कितना लंबा ये पूरा आर्टिकल्स है। और ऐसा नहीं है कि इसको हमें याद करने में प्रॉब्लम जाएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक दूंगा, आपको फिर पार्ट बाय पार्ट याद कराऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पार्ट है हमारे पास, उसे हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, राइट। हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, और प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो 52 से लेके 61 तक है, राइट। इसमें आप एक याद रखना, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप अगर ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो ट्रिक भी बहुत अच्छा है। पकानी कोका दुयोदशम, राइट, पकानी कोका दुयोदशम। आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, डजेंट मैटर, ये अगर आप ट्रिक याद रखते हो तो आपको पूरा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नंबरिंग अगर करें तो ये आपका 52 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, ये 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। आप देख सकते हो कि एक ट्रिक से आपका पूरा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप याद रखना पकानी कोका दुयोदशम, फिर से बोलो पकानी कोका दुयोदशम, 4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर प्रेसिडेंट तो कंप्लीट हो गया, पकानी कोका दुयोदशम हम याद कर लिए। बहुत लोगों को तो यही नहीं याद होता कि पकानी कोका दुयोदशम भी होता है। बहुत लोग इसको कल तक भी याद नहीं करेंगे कि पकानी कोका दुयोदशम था। अब जाके आपको यहाँ पे बेसिकली याद हो गया होगा कि पकानी कोका दुयोदशम प्रेसिडेंट का ट्रिक है, राइट।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद करना है। आपको लग भली रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन अभी इसको हमें पढ़ने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। प से यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट का पद है वो लाया गया है। अगर हम यहाँ पे का से देखें तो इसका कार्यपालिका का ये हेड होता है। निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद इसका कोटा देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, इसका दशा देखेंगे, योग्यता देखेंगे, राइट। ये सॉरी 57 में दोबारा आ सकता है कि नहीं ये देखेंगे। 58 में योग्यता देखेंगे, क्या क्या योग्यता होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसी के बाद 59 में हम दशा देखेंगे, दशा मतलब क्या क्या उसके पास होना चाहिए। शर्त देखेंगे कि क्या क्या शर्तें लागू होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। उसके बाद हम महाभियोग इम्पीचमेंट 61 में इम्पीचमेंट देखेंगे, कैसे हम अगर प्रेसिडेंट अगर कुछ गलत काम कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर रहा है, तो कैसे हम उसको लात मार के भगा सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। महाभियोग कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। उसके बारे में हम आर्टिकल 61 में देखने वाले हैं। तो चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे 52 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 क्या है, इसमें पोस्ट के बारे में बताया गया है कि हमारे भारत में एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा। और ये कहाँ से लाया गया है, तो ये लाया गया है यूके से। यूके में भी महारानी है एक प्रेसिडेंट, उसका भी पावर कुछ नहीं होता है, प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं होता। अभी आप देखना कि रियल जो पावर होता है देश में वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ये बस ऑफिशियल पावर ठप्पा मारने के लिए कि हाँ चलो मोदी जी ये विधायक पारित हो गया, मोदी जी ये विधायक पारित हो गया, बस वो सिग्नेचर करने के लिए उसके कलम में ताकत है, बाकी उसमें कोई ताकत नहीं है। आप इसको याद रख सकते हो फूफा जी की तरह। फूफा जी के पास भी कोई ताकत नहीं होता, उसी तरीके से देश में प्रेसिडेंट का उतना ही पावर है जितना घर में फूफा जी का, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं बस आपको याद रखने के लिए थोड़ा सा मस्ती करा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इसको आप गलत वे में मत लेना। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 53 में देखते हैं तो आर्टिकल 53 क्या है, ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लिखते चलूँगा, आप जिस भी मीडियम के हो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कार्यपालिका का हेड होता है। अब कार्यपालिका का हेड हो कहने का मतलब क्या है, इसके पास क्या क्या पावर होगा। तो अगर हम देखें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसके पास कोई पावर नहीं। रियल जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री के पास है, रियल पावर प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन ऑफिशियल पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ऑफिशियल पावर कहने का मतलब है कि आपके कलम में ही पावर है, बिना आपके सिग्नेचर का कोई भी बिल पास नहीं हो पाएगा। कितना भी आप लोकसभा से पारित करा लो, राज्यसभा से पारित करा लो, लेकिन वो बिल तब तक पास नहीं होगा, वो बिल से एक्ट में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा, राइट। तो प्रेसिडेंट का केवल ऑफिशियल पावर है, रियल पावर सारा प्रधानमंत्री के पास है। तो आप देख सकते हो 53 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 54 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 54 में निर्वाचन है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन को समझते हैं, इससे समझना बहुत ज़रूरी है। निर्वाचन कैसे होता है, इसका इलेक्शन होता है, राइट, इसका चयन नहीं होता। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका चयन नहीं होता, इसका इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता, राइट। तो आर्टिकल 54 क्या बोल रहा है, इलेक्शन के बारे में बोल रहा है कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके इलेक्शन के बारे में तो यहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन होते हैं इलेक्शन कराने के लिए, राइट। ये आप याद रखना है, इलेक्शन कमीशन होते हैं। इलेक्टोरल कमेटी भी यहाँ पे होती है, इलेक्टोरल कमेटी ही इनका करवाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन मंडल। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्शन कराना है तो कोई एक ऐसा होगा जो कि इलेक्शन कराएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का इलेक्शन करा दिए, चलो चाचा आप बन गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे निर्वाचन मंडल होता है जो कि जो भी इलेक्शन होता है वो उसे ही कराता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन भाग लेता है इसके इलेक्शन में, तो आपको पता होगा कि ये हमारे पास संसद है, ये हमारे पास है। संसद बेसिकली जो बिल्डिंग है ना उसे हम संसद बोलते हैं, इसे पार्लियामेंट इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। ये संसद है। संसद में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, राइट। एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में बात करें तो 245 सदस्य होते हैं। ये चीज़ तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं लोकसभा में, 2 एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है ये भी कन्फ्यूज़न है। तो भैया एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जिनके पापा, राइट, जिसके फादर ब्रिटेन वाले हो, यूरोप वाले हो, राइट।
क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें जो गुलाम बनाए थे वो बेसिकली यूरोप वाले ने बनाया था। तो यूरोप वाले जब बनाए थे, और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही पुर्तगाली आए थे तो वो यहाँ पे ये रूल बना रहे थे कि अब आप यहीं पे अपना शादी करो, यहीं की लड़कियों से शादी करो और यहीं बच्चे होंगे, अपनी जनसंख्या यहीं बढ़ाओ। ठीक है, ये उनका एक रूल होता था जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब पोर्चुगी यहाँ पे भारत में आते हैं। तो वो यहाँ पे आए, अब यहाँ की लड़कियों से शादी किए, उनके बच्चे भी हुए, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए। क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि हम शादी कर लिए तो वो हमारे लिए सब कुछ है, राइट। 7 जन्म का बंधन यहाँ पे भारत में ही केवल होता है, वहाँ पे 7 मिनट का ही बंधन काफ़ी होता है। ठीक है, तो वो आए, शादी किए और बच्चे हुए भी, और सबको छोड़ के चले गए। तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। उनको लोग गलत नज़र से देखते थे, गलत तरीके से उनको देखते थे, और उनको बहुत ऐसा समझा जाता ना कि अंग्रेज से फंसा था इस टाइप में। तो इस तरीके से उनको बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था। तो संविधान में ऐसा लिखा गया कि उनके लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए लोकसभा में, जो उनके लिए कुछ कार्य कर सके, उनके लिए नियम कानून बना सके। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वही 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। इनका इलेक्शन भी होता है। अगर इलेक्शन में ये दोनों हार गए तो भी दो चयन होगा, 2 प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चयन करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो क्या अमेरिका के पिता से जन्मा पुत्र को हम एंग्लो इंडियन में रखेंगे? नहीं रखेंगे उसे। एंग्लो इंडियन में हम उसी को रखेंगे जिसका पिता यूरोपियन हो, यूरोप के किसी भी देश में हो। यूरोप के किसी भी देश का, जो भी देश हमारे देश को गुलाम बनाए थे, वो देश के किसी भी आदमी से पला हुआ बच्चा को हम एंग्लो इंडियन में रख सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा में भी 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 नॉमिनेटेड करते हैं। ये इसलिए करते हैं 12 पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि लोकसभा में तो ऐसे ही नेता लोग ज़्यादा पढ़े नहीं होते। राज्यसभा में भी कुछ कुछ लोग पढ़े जाते हैं, लेकिन 12 लोग ऐसे होते हैं जो इनका कला में अच्छा योगदान हो, साहित्य में अच्छा योगदान हो, साइंस में अच्छा योगदान हो, उनको हम यहाँ पे रखते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि जो भी लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उसी तरीके से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी होते हैं और राज्यसभा में 2 मनोनीत भी होते हैं। तो ये रहा देश की बात। अगर हम देश में बात करते हैं तो ये हुआ। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में आपको पता होगा कि हमारे पास एक विधानमंडल होता है। सबके राज्य में एक एक विधानमंडल होता है, और इसमें भी 2 हाउस होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। बेसिकली अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, ये केवल अभी 6 राज्य में है, राइट। 6 राज्य में ही है अभी ये, और इसीलिए विधान परिषद का भी उतना कुछ महत्व रहा नहीं। तो विधानसभा तो हर एक राज्य में है, और विधानसभा में कितने सीट होते हैं तो ये आपके राज्य पे डिपेंड करता है। आप अगर राजस्थान से हो तो आपके अलग सीट होते हैं, आप अगर छत्तीसगढ़ से हो तो अलग सीट होते हैं, आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो आपके यहाँ पे विधानसभा की सीट की संख्या अलग होगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा टॉपिक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। आपको बस ये समझना है कि इलेक्शन कैसे होता है। जब हम आर्टिकल 80 और 81 में आएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैं बताऊंगा, राइट। पॉलिटी पढ़ने का आपको एक ये तरीका रखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे हो अभी वहीं पे आपको कंसंट्रेट करना है, अभी वहीं पे समझना है, राइट। तो अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा, तो लोकसभा तो ऑब्वियस सी बात है भाग लेगा, राज्यसभा भी भाग लेगा, लेकिन ये जो 2 एंग्लो इंडियन है और ये 12 मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं लेंगे, राइट। ये जो 2 एंग्लो इंडियन और मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं लेंगे। उसी तरीके से ये विधान परिषद भाग लेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विधान परिषद के अलावा तो ये विधानसभा भाग लेगा, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा। विधानसभा तो भाग लेगा लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा। विधानसभा भाग लेगा और परिषद भाग नहीं लेगा। विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेगा क्योंकि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद यहाँ पे भाग नहीं लेता है। अब रही बात कि सर आपने बताया कि लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य, इसमें से भाग लेंगे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्यों को हम क्यों अलग कर दिए? ये क्वेश्चन आती है, और ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आनी चाहिए। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंग्लो इंडियन की बात करते हैं और मनोनीत सदस्य की बात करते हैं, अब ये बताओ कि अगर मेरे को कोई मेरा पोस्ट दे देता है, सपोज मैं कोई हूँ, अभी एक इंसान हूँ, अभी एक स्टूडेंट हूँ, राइट, अभी कुछ भी हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान है मेरे को कुछ बना देता है, कोई अधिकारी बना देता है, तो भैया मैं उसके लिए काम करूँगा, ठीक है। मैं उसके लिए काम करूँगा, वो गलत भी काम हो फिर भी मैं उसी का साथ दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप बताओ मुझे। तो जब
राष्ट्रपति ने 2 एंग्लो इंडियन को और 12 मनोनीत सदस्यों को जब रखा है, उनको खुद मनोनीत किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब इलेक्शन हो तो वो तो पूरा वोट उसी राष्ट्रपति को देंगे? समझ रहे हो? तो इसलिए इनको हटा दिया जाता है ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो। संविधान में इसलिए इसको रखा गया है ताकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये आप याद रखना कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं राष्ट्रपति का, तो यहाँ पे लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, विधानसभा भाग लेता है, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अगर हम इसको और भी देखना चाहें तो लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेता है, विधानसभा भी भाग लेता है, लेकिन भाग अगर नहीं लेते तो 2 एंग्लो इंडियन ने भाग नहीं लेते हैं, 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि हर एक राज्य में ये नहीं है, अभी मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद बना है। तो ये रहा आर्टिकल 54 की, यहाँ पे देख सकते हो। हम आर्टिकल 52 भी देख लिए, 53 भी देख लिए, 54 भी देख लिए। अब हम चलते हैं 55 की ओर, उसके कोटा की ओर। 55 में, लेकिन उससे देखने से पहले अगर हम निर्वाचन की ही बात करें, इसके इलेक्शन की ही बात करें, तो हमें तो ये पता चल गया कि कौन कौन भाग लेगा, लेकिन इसका इलेक्शन होगा कैसे ये भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो इसका इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसके इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम एकल संक्रमणीय अनुक्रमानुपातिक प्रणाली के थ्रू करते हैं। इसको अगर हम देखें, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अब ये क्या होता है एकल संक्रमणीय अनुक्रमानुपातिक प्रणाली? तो सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं, एकल संक्रमणीय क्या होता है, उसके अनुपातिक प्रणाली क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुपातिक प्रणाली को समझने वाले हैं, फिर एकल संक्रमणीय को हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपके एरिया में जो भी चुनाव होता है, आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही समझ में आता है कि चुनाव कैसे होता है, बस इन्हें ये समझ में आता है कि जाके हमें बस ठप्पा मारना होता है और हमारा चुनाव हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अगर हम बात करते हैं मुखिया का, अगर हम बात करते हैं कि मंत्री का कैसे चुनाव होता है, तो वो अलग बात होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, अगर हम अनुपातिक प्रणाली की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सपोज मान लो कि 3 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। अब जब 3 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर हम संसद की बात करते हैं, संसद का अगर चुनाव होता है, तो हम किसी एक को जाके वोट दे देते हैं कि भैया तू ठीक है, तू जीत और तू यहाँ हमारे संसद बनेगा, ठीक है, किसी हम एक को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे अलग अलग लोगों को वोट देना पड़ता है। सपोज मैं अगर वोट देने जाता हूँ, अगर मुझे बी अगर पसंद आया तो पहले नंबर पर मैं बी रखूँगा। अब मैं वापस चला जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, ये बोलेगा भैया आ, तो फिर से आ और इन दोनों को भी वोट दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कौन पसंद है उसको आप रखो, उसके बाद कौन पसंद है उसके बाद कौन पसंद है, ठीक है। जैसे आपके क्लास में होते हैं, पहले सीआर होते हैं, वाइस सीआर होते हैं, ठीक है। आपके अगर मॉनिटर है, मॉनिटर होगा, फिर वाइस मॉनिटर होगा, उसके तीसरा भी होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मुझे बी पसंद है, सपोज बी पसंद है, दूसरे नंबर पे मैं ए को दे दिया और तीसरे नंबर पे मैं सी को दे दिया। तो इस तरीके से चुनाव होता है। दूसरा इंसान आया, उसको बी पसंद है, वो बी को पहले नंबर पे रख दिया, सी को दूसरे नंबर पे रख दिया और ए को तीसरे नंबर पर रख दिया। फिर कोई तीसरा इंसान आया, वो क्या किया कि वो उसको सी पसंद है, सी को पहले नंबर पर रख दिया, बी को दूसरे नंबर पर रख दिया और ए को तीसरे नंबर पर रख दिया। उसी तरीके से कोई और आया और वो क्या किया कि उसकी अगर हम बात करें तो वो ए को पसंद किया और सी को दूसरे नंबर पे और बी को तीसरे नंबर पे रख दिया। चलिए हम ज़्यादा नहीं जाते, बस 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना होगा। अब रही बात यहाँ पे कि इसका जब हम देखते हैं तो इसको कैसे हम इसका अगर हम देखेंगे कि कौन जीता यहाँ से तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए को पहले नंबर पे कितने लोगों ने रखा है, ए को पहले नंबर पे कितने लोगों ने रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल 1 लोगों ने रखा है। वहीं पे अगर हम बी की बात करते हैं तो इसे कितने लोगों ने रखा है, तो 2 लोगों ने रखा है। वहीं पे अगर हम सी की बात करते हैं तो इसे कितने लोगों ने रखा है, तो इसे भी 1 लोगों ने रखा है। सपोज यहाँ पे एक हम और ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका चलो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 3 to 1 हो गया। यहाँ पे इसको ना हम 1 ले लेते हैं, एक
ये मैं एग्जांपल के लिए, अभी ऐसे ही होता है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर सपोज इसको भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 मिल गए। अब देखो रही बात यहाँ की, तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको तो 1 मिला और ये दोनों को तो बराबर मिल गया, 2-2 वोट मिल गया। तो जब इन दोनों को बराबर 2-2 वोट मिल गया है तो ये तो पहले ही हार गया, ये पहले ही हार गया, लेकिन ये दोनों तो रहे ना। तो इसको बोलते हैं प्रथम चरण, इसको बोलते हैं प्रथम चरण का चुनाव हो गया। और प्रथम चरण के चुनाव में 2 लोगों का बराबर आ गया, मतलब अब हम द्वितीय चरण का चुनाव करेंगे, द्वितीय चरण का चुनाव करेंगे, द्वितीय चरण का चुनाव करेंगे। अब द्वितीय चरण में कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा हमें, और अनुपातिक प्रणाली को समझने से पहले हमें एकल संक्रमणीय को समझना पड़ेगा। और एकल संक्रमणीय यही होता है कि प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेप में जो भी हारता है, फर्स्ट स्टेप में जो भी हारा उसके वोट को बाकी में बराबर बराबर क्या बांट देना पड़ता है। मतलब इसको जितने भी वोट मिले, ए को जितने भी वोट मिले ये बी को भी दे देगा और सेम सी को भी दे देगा, मतलब उसके वोट को बांट दिया जाता है। अब रही बात, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट के पावर की बात करते हैं, प्रेसिडेंट का अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, तो वो देश में एक राजा की तरह है, और उसको अगर हम कम वोटों से जिताते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इसलिए हम उसके सारे वोटों को दे देते हैं, ताकि जीतने के बाद एक लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत ज़्यादा वोटों के साथ जीत के आया है, मतलब इसको बहुत लोग ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए इसको हम इस तरीके से बांट देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अनुपातिक प्रणाली को थोड़ा सा हम पॉज किए हैं और हम आ गए हैं एकल संक्रमणीय में, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल में। उसको कैसे समझना है, तो जो भी पहले स्टेप में, पहला चरण आप देख सकते हो कि पहले चरण में जो भी यहाँ पे हारता है उसके वोट को, उसको जितना भी वोट मिला होता है उसके सारे वोट को जीते हुए में दोनों में अगर हम बात करें तो उसमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अब रही बात यहाँ पे कि अगर हम द्वितीय चरण के चुनाव करते हैं, द्वितीय चरण का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे किसको मिला है। तो ये आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे इसको 1 लोगों ने रखा, और इसको अगर हम सी की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे 2 लोगों ने रखा। मतलब कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो कि ये बंदा, सी वाला बंदा क्या हो गया, जीत हो गया। मुस्कुराओ, आप तो प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन अब हम इस प्रेसिडेंट को क्या कहेंगे, इस प्रेसिडेंट को कहेंगे द्वितीय चरण का बना हुआ प्रेसिडेंट। ये क्योंकि द्वितीय चरण पे बना हुआ था, और अभी तक भारत में द्वितीय चरण में एक ही प्रेसिडेंट बने हैं। आप कमेंट करके उनका नाम बताओ कि वो कौन ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका द्वितीय चरण में चुनाव हुआ था, प्रथम चरण में वो नहीं जीत पाए थे। भारत में अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए द्वितीय चरण का चुनाव कराना पड़ा था, वो पहले चरण में नहीं जीत पाए थे। और उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, पॉज करके वीडियो को बताओ, और तब तक मैं बता देता हूं यहाँ पे वो वीवी गिरी थे जो कि द्वितीय चरण में चुनाव जीते थे। वीवी गिरी, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनका कहानी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसी प्रेसिडेंट के में ही बताऊंगा आपको इनकी कहानी। ऐसा इनका कहानी है कि आपको इस पे बहुत ही हंसी आएगा, राइट, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तो ये रहा बेसिकली यहाँ पे हमें किस तरीके से इसका चुनाव होता है, इसका समझने के लिए। अब रही बात, आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इलेक्शन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, 54 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा इलेक्शन अगर समझ में आ जाता है तो फिर आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसका चुनाव किया जाता है। अब एक बात आप सुने होंगे कि अगर हम किसी प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि 8 लाख वोटों से जीत गया, कभी होता है कि 10 लाख वोटों से जीत गया। तो भैया समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि अगर लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में तो 245 ही सीट है, अगर मानो किसी एक ही इंसान को अगर हम सारा वोट भी दे देते हैं तो यहाँ पे भी तो 1000 भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो ये 8 लाख 10 लाख कैसे वोट मिल जाता है। तो ये बात समझने के लिए अभी हम इसको देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू हम यहाँ पे वोट निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वोट की बात करते हैं तो विधानसभा में जो कि एमएलए बैठते हैं, विधानसभा में कौन बैठता है, एमएलए बैठता है। आपके हर एक राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, और इसके वोट का जो संख्या होती है पूरे जनसंख्या जितना भी है बटा विधानसभा सीट इंटू 1000। इस फॉर्मूला को आप याद रखना, ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू ही हम एक एमएलए का वोट निकालते हैं, राइट, एक एमएलए का वोट इसके थ्रू निकालते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके राज्य में कितने विधानसभा सीट हैं और आपके राज्य में कितने जनसंख्या है, कितने पॉपुलेशन है, उस पर डिपेंड करता है।
तो भैया अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक एमएलए का वोट अगर हम यहाँ पे निकाल लिए और यही सेम, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एमएलए का वोट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि विधानसभा भी इसके इलेक्शन में भाग लेता है, और विधानसभा में कौन बैठता है, एमएलए बैठता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, विधायक बैठते हैं। तो जब विधायक बैठते हैं तो हमें विधायक के एक जो वोट का वैल्यू है उसे भी तो निकालना होगा। अब जब हम एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम फिर यहाँ पे एमपी पे आ जाते हैं। एमपी कहाँ होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी जो भी बैठेगा उससे भी हम एमपी ही बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा में भी अगर वो बैठता है तो उसे भी हम एमपी ही बोलते हैं। और इसके वोटों की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो इसके वोटों की संख्या क्या हो जाती है, टोटल एमएलए वोट्स, टोटल एमएलए वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल एमपी। ये एमपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब तक आप एमएलए का वोट की संख्या अगर आप नहीं निकालते हो तो आपको एमपी का वोट की संख्या नहीं निकल पाएगी। और ये अप्रोक्सीमेट अगर हम यहाँ पे देखें, सरकार का अगर हम गणना देखें तो ये 708 के बराबर इसका वैल्यू आता है, ठीक है। क्योंकि एमपी लोकसभा तो एक ही है ना भारत में, राज्यसभा भी एक ही है। तो इसको अगर हम देखें, सरकार हर साल निकालती है, तो एक एमपी का वोट का पावर कितना होता है, 708। अब आप गुना कर लो। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर 545 सीट है हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, गिव मी 1 सेकेंड। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि 545 हमारे पास सीट है और 545 को अगर हमें यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हो 545 भी अगर हमें मिलता है, 708 से गुना करो तो क्या ये लाख में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से लाखों में जाता है वोट। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि लाखों आदमी को हम यहाँ पे लाते हैं और लाखों वोट्स दिया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद रखना है। एमएलए का अगर हम आपको वैल्यू निकालना है एक वोट का, तो जनसंख्या बटा विधानसभा में सीट कितने हैं और गुना में 1000। उसी तरीके से अगर आपको एमपी का निकालना है, सांसद का निकालना है, तो यहाँ पे टोटल एमएलए वोट डिवाइडेड बाय टोटल एमपी, और ये अप्रोक्सीमेट 708 के बराबर आता है। तो ये रहा दोनों में। अब यहीं पर बात आती है कि आपको अगर प्रेसिडेंट के लिए उठना है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए आपको कैंडिडेट्स बनना है, तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें आपको जमानत राशि देना पड़ता है। जमानत राशि, ये जमानत राशि कितना देना पड़ता है, तो ये जमानत राशि आपको 15,000 रुपये देना पड़ता है। आरबीआई के पास ये आपको जमा करना पड़ता है। किसके पास, आरबीआई के पास, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको ये चीज़ जमा करना पड़ता है, जमानत राशि 15,000 रुपये। और ये जमानत राशि कब जब्त हो जाता है, जब आपको 1/6 वोट नहीं मिलता है। आपको 1/6 वोट लाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से 1/6 वोट आपको चाहिए। और ये जो जमानत है ये सिक्योरिटी मनी के रूप में है, सिक्योरिटी मनी है। और अगर आपके पास 1/6 वोट आ जाता है, आप अगर नहीं भी जीतते हो, तो ये जमानत राशि आपको वापस कर दिया जाता है। और अगर आप हार जाते हो, 1/6 वोट नहीं ला पाते हो, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली हम आर्टिकल 54 के बारे में पूरा चीज़ यहाँ पे देखा, किस तरीके से उसका इलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन भाग लेता है, किस तरीके से इलेक्शन होता है, ये हम देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आर्टिकल 55 में, जहाँ पे आपको क्या दिया है, कोटा। इसका कोटा देखना है। कोटा हिंदी में भी कोटा ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी कोटा ही बोलते हैं। आर्टिकल 55, इसके कोटा के बारे में हमें देखना है। कोटा कहने का मतलब है कि अगर हम देखें कितने सीट उसको लाना ही पड़ेगा। कट ऑफ, इसको आप जनरल भाषा में, हमारे स्टूडेंट के लिए भाषा में समझ सकते हो, कट ऑफ लाना। जैसे SC ST का कट ऑफ अलग होता है। आप JEE मेंस का एग्ज़ाम दिला दो, आप UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिला दो, वहाँ पे भी कट ऑफ होता है ना कि आपको कट ऑफ पार करना होगा, तब जाके आप उस काबिल बनोगे कि वहाँ पर आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम कोटा की बात करते हैं, मिनिमम वोट की बात करते हैं, कितना आपको लाना ही है मिनिमम वोट, तो ये होता है टोटल वोट, टोटल जितना भी वोट है डिवाइडेड बाय कैंडिडेट्स +1 +1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
तो अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताए हैं प्रेसिडेंट के लिए। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखना है। कोटा अगर आपको निकालना है, मिनिमम वोट अगर निकालना है, तो टोटल वोट जितने भी टोटल वोट हैं डिवाइडेड बाय कैंडिडेट्स प्लस 1 जोड़ दो, और फिर जितना भी आए उसमें 1 जोड़ दो, तो ये कोटा निकल जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे कोटा निकालते हैं। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 56 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 56 क्या है, कार्यकाल। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ट्रिक के थ्रू आपको याद रखने में आसानी होती है, बाकी समझाने के लिए तो मैं सारा चीज़ समझाऊंगा ही, राइट। तो आर्टिकल 56 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल है, टेन्योर है, कितने साल ये रहेंगे। तो भारत में आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसके लिए 5 ईयर दिया गया है, 5 साल तक आपको रहना है, टोटल 5 ईयर ही दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 57 में अगर हम जाते हैं तो ये आप देख सकते हो ट्रिक में क्या बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 57 देखते हैं तो ये दोबारा आ सकता है कि नहीं, और 58 में है योग्यता, दोनों को हम देखते हैं। 57 की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 57, तो ये दोबारा आ सकता है कि नहीं, मतलब कि री इलेक्शन होगा कि नहीं। तो ये प्रेसिडेंट का री इलेक्शन होता है। और आपको याद होगा भारत में एक ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हैं जो कि दोबारा चुनाव जीते और दोबारा राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आप थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरे सीरीज़ को, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता मंत्री हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे उनका पावर दिया जाता है, हमें क्या क्या पावर है, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन मैं आपको 395 आर्टिकल बताऊंगा, उस दिन आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको आपके देश के लिए जो नज़रिया है वो अलग बदल जाएगा पूरे संविधान को देखने के बाद। जो भीमराव अम्बेडकर के लिए जो भी जितने भी संविधान सभा में थे, जितने भी संविधान बनाने में जिनका भी योगदान रहा है, उनके लिए नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा पूरे संविधान को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि दोबारा इलेक्शन जीते थे और दोबारा ये राष्ट्रपति बने थे। तो ये रहा आर्टिकल 58। वहीं पे अगर हम आर्टिकल 57 तक देख लिए, अब हम आर्टिकल 58 पे आते हैं। आर्टिकल 58 पे है कि इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, और आर्टिकल 59 पे है कि क्या क्या दशा इनके होने चाहिए। तो योग्यता में क्या है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो इनके 35 साल होने चाहिए, 35 साल एज होने चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होने चाहिए, तो पागल दिवालिया नहीं होगा तो सिटीजन नहीं होगा, तो उसको हम रख नहीं सकते। यहाँ पे आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब रही बात कि 50 प्रस्तावक, 50 को तो छोड़ो, प्रस्तावक क्या होता है और अनुमोदक क्या होता है, ये रही कंफ्यूजन। तो यार ये बताओ, सिटीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं और 35 साल की बात करते हैं, तो करोड़ों आबादी है हमारे देश में। हर एक लोग आ जाएंगे, भैया मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनाओ, क्योंकि 2 शर्तें जो ऊपर में दिया गया है, मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे 35 साल एज हैं, मुझे राष्ट्रपति बनाओ तुम। अब भैया होड़ लग जाती है यहाँ पे, पूरा हमारा पार्लियामेंट पूरा भर जाता है प्रेसिडेंट के लिए चुनाव करते। और आप यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी हमारे पास कि ये जो हमारा होता है प्रेफरेबल वोट होता है, मतलब आप देते रहो कभी ए को, बी को, सी को। अगर 50 लोग भी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आते हैं, 50 वोट मारते रहो सब जगह, और कितना बड़ा लफड़ा हो जाता है। फिर यहीं पे जोड़ा गया कि नहीं, आपको ये 2 शर्तें तो होना ही चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपके 35 साल उम्र होना चाहिए, लेकिन यहीं पे बट जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 50 एमपी आपका नाम सजेस्ट करने चाहिए, आपके नाम सजेस्ट करने चाहिए कि हाँ, अगर विशाल को बनाना है प्रेसिडेंट तो विशाल को 50 एमपी बताएंगे कि हाँ विशाल एक अच्छा कैंडिडेट्स है, और उसे आप यहाँ पे केवल उसको लाने के लिए, उसका नाम देने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब कि आपको 50 एमपी से आपका पहचान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 50 केवल प्रस्तावक से काम चलने वाला नहीं है, 50 अनुमोदक भी होना चाहिए, मतलब कि 50 लोग और बोलने चाहिए कि हाँ ये जो विशाल है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स है। मतलब टोटल आपको 100 लोगों से पहचान होने चाहिए एमपी में, 100 एमपी से पहचान होनी चाहिए। और ये जो 50-50 है, ये या तो आप लोकसभा से ला सकते हो, या तो राज्यसभा से ला सकते हो, या फिर किसी एक से भी ला सकते हो। मतलब 100 एमपी आपके पास होने चाहिए।
अब जैसे ही ये तीसरा कंडीशन आया, आधे लोग गायब। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको केवल आपके जो भी एरिया है, आपके जो भी एरिया है कि उस एरिया के, बहुत लोगों को तो उस एरिया के एमपी का नाम पता नहीं होता है, तो आप 100 एमपी से कहां से मिलोगे? तो पूरा तो भीड़ यहीं पे कंप्लीट हो गया, पूरा भीड़ यहीं पे खत्म हो गया कि अब मुझे 50 प्रस्तावों का 50 अनुमोदक लाना पड़ेगा, तब जाके मैं उसके लिए केवल लड़ सकता हूं। अभी चुनाव की तो बात ही छोड़ो, अभी केवल मुझे खड़ा होना है, इसलिए मुझे 100 एमपी से जान पहचान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। और ये जो 50-50 है ये डिफरेंट होने चाहिए, मतलब टोटल आपके पास 100 लोग होने चाहिए, 100 एमपी होने चाहिए, तब जाके आप इसमें जुड़ सकते हो, एलिजिबिलिटी है। अब रही बात, हम आर्टिकल 59 पे देखते हैं। आर्टिकल 59 तो हमारे पास क्या था, अगर हम उसकी बात करते हैं हमारे ट्रिक, तो पकानी कोका दुयो दशम था, 52 में था पोस्ट, 53, 54, 55, 56, 57, 58 हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे 59, 60 और 61 बचा है। 59 में बोला गया है कि क्या क्या दशा होना चाहिए, फिर 60 में बोला गया है कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं, क्या दशा होना चाहिए और क्या शर्तें होनी चाहिए। तो 59 में बोला गया है कि दशा क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि आपके पास क्या क्या होने चाहिए। दशा मतलब आपके पास क्या क्या होने चाहिए, और शर्तें जो कि क्या क्या आपके पास नहीं होने चाहिए। तो दोनों के लिए हम एक ही बार देखते हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए। इसमें होने चाहिए और इसमें नहीं होने चाहिए। राइट, ये दो चीज़ हमें देखना है, एक में हमें होने चाहिए और एक में हमें नहीं होने चाहिए। इन दोनों को देखना है और इसको फिर हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या क्या होने चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो जमानत राशि होने चाहिए। कितना होना चाहिए, तो जमानत आपके पास 15,000 होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास, आप पागल नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप पागल नहीं होने चाहिए, और ये आप बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद। ये आर्टिकल 60, यहाँ पे हम इसके शपथ के बारे में देखेंगे। शर्तें हमें यहाँ पे केवल दशा ये देखना है, आर्टिकल 59। ठीक है, तो 59 में क्या बोला है कि जमानत आपके पास 15,000 रुपये होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, लाभ का पद आपके पास नहीं होने चाहिए। लाभ का पद मतलब कि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं होने चाहिए। उसी तरीके से 58 देखें तो 58 में होने चाहिए और 59 में नहीं होने चाहिए। ये मैं थोड़ा सा गलत यहाँ पर बता दिया था, ये 59 में नहीं होने चाहिए और 58 में होने चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 58 में क्या क्या होने चाहिए, मतलब आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपके 35 साल होने चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये होने चाहिए। राइट, और उसके बाद अगर हम 59 देखते हैं तो ये नहीं होने चाहिए। राइट, ये हमारे पास नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर हम 58 और 59 को फिर से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा कि 58 में हमारे पास होने चाहिए, मतलब हम भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल होने चाहिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगर हम वहीं पर 59 की बात करते हैं तो क्या क्या नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जमानत हमारे पास 15,000 होने चाहिए, पागल, बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए, लाभ का पद में नहीं होने चाहिए। अब रही बात, हम आर्टिकल 60 में आते हैं जो कि शपथ। शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की, अगर हम शपथ की बात करते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं। 34 में से 33 सिंपल जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होते हैं टोटल 34। तो अगर हम प्रेसिडेंट की, अगर हम शपथ की बात करते हैं तो सीजीआई इनको शपथ, ओथ इंग्लिश में बोलते हैं, शपथ दिला सकता है। अगर सीजीआई नहीं हो, बाय द वे सीजीआई कहीं गया हो, छुट्टी पे हो या फिर तबीयत खराब हो, तो कौन दिलाएगा, इन 33 में से कोई भी एक सीनियर जज दिला देगा। अगर वो सीनियर भी ना हो तो फिर इसमें से दूसरा सीनियर। मतलब कि ये है कि अगर हम बात करते हैं कि इनका ओथ कौन दिलाएगा, आर्टिकल 60 में अगर हम ओथ की बात करते हैं तो ओथ कौन दिलाएगा, तो ये आप देख सकते हो कि या तो सुप्रीम कोर्ट का जज दिला देगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी मेन
हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाएगा। अगर वो नहीं रहता है तो 33 जजों में से जो भी सीनियर जज है, सीनियर कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उम्र से सीनियर हो, वो अपने एक्सपीरियंस से सीनियर होना चाहिए, वो यहाँ पे दिला देगा। अब रही बात आर्टिकल 61 जिसमें हमें इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 61 को हमें, आर्टिकल 61 में हमें इम्पीचमेंट के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लंबा ये हमारा सेशन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपको अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे अभी हमने जो भी प्रेसिडेंट का पावर, प्रेसिडेंट कहाँ से आया था वो देख लिए। आर्टिकल 52, 53, 54, 55 से ऐसे करते हुए 60 तक हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमारे पास बचा है केवल 61, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके हमें इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद इसके कुछ पावर हैं उसको भी पढ़ना है, और फिर इसका जो भी इमरजेंसी है वो यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम उसको आगे पढ़ेंगे। आई होप जो भी प्रेसिडेंट के बारे में, लगभग हम प्रेसिडेंट का 50% कवर कर चुके हैं। एक और वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है, जो भी समझाने का तरीका है वो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो भी हमारे सरकार क्या क्या काम करती है, क्या क्या पावर होते हैं, उन्हें भी पता चलनी चाहिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।